गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविजिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितीश संगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारा कंटेंट है कॉपीराइटेड, तो प्लीज़ आप किसी तरीके से इसे मिसयूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको जानकारी देनी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो हमारे साथ में नए व्यूअर जुड़ रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि आपको सारी डायरेक्ट सेलिंग और एटमी रिलेटेड जो अपडेट्स हैं आप तक पहुंच सके। और मेरे बारे में जो नहीं जानता है वो मेरी जानकारी गूगल कर सकता है रितेश रंगारे के नाम से। आपको बाकी की जानकारी एक नीचे दिए गए पीडीएफ प्रोफाइल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो पीडीएफ प्रोफाइल अटैच्ड है। ओके। और बहुत सारे लोग जो दूसरी नेटवर्किंग कंपनी को बिलोंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर देखना चाह रहे हैं और एटमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ में आप एसोसिएट हो सकते हैं। हमारी टीम का नाम है टीम इनविजिबल। हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट टीम है। आप हमारे साथ में जुड़ के स्मार्ट ट्रेनिंग, स्मार्ट प्रोग्राम, स्मार्ट सपोर्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके गाइज, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मैं जो एटमी के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एटमी की जो हमारी फैमिली है, इंडिया की पूरी फैमिली है, ग्लोबल फैमिली है, उस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और स्पेसिफिक टॉपिक है कि एटमी भारत लॉन्च से जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा घबराई क्यों नहीं, क्योंकि नो मैटर अगर मैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एज पे भी लेके जाता हूँ और कंपटीशन के एंड पे भी लेके जाता हूँ और अगर मैं जैसे कंपेयर करता हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे जो सारे जो वीडियोस होते हैं वो एक रिसर्च बेस्ड और एक लॉजिकल वीडियो होते हैं, है ना। वो कोई बायस्ड वीडियो नहीं होते हैं, तो मैं वही बताता हूँ जो फैक्ट एंड फिगर बोलता है। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये क्विकली वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है वो है प्री लॉन्चिंग ब्लास्ट। प्री लॉन्चिंग ब्लास्ट क्या है? इंडियन हिस्ट्री में जितनी भी कंपनीज ने कभी भी कोई प्री लॉन्च अगर इंडिया में किया है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल कंपनी हो, किसी भी कंपनी ने अगर अपना प्री लॉन्च अनाउंसमेंट किया है तो कभी भी ये नहीं हुआ है कि उस प्री लॉन्च में 1.6 मिलियन मेंबर्स जो है उस कंपनी का पार्ट बने हो। 1.6 मिलियन मतलब करीब करीब 16 लाख मेंबर्स उस प्री लॉन्चिंग कंपनी का पार्ट बने हो। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज है, मतलब इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने सारे मेंबर्स प्री लॉन्च में ही इतनी बड़ी मात्रा में जो है अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हो, राइट। तो इसके कारण ये हुआ है कि अगर आप सोच के देखिए, एक छोटा सा कॉमन सेंस मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा कॉमन सेंस यूज किए कि अगर 16 लाख मेंबर्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्री लॉन्च टाइम पे किसी भी कंपनी से जुड़ रहा है तो वो एक विजनरी व्यक्ति होता है। वो हमेशा आगे की देख पाता है, तभी वो प्री लॉन्च टाइम पीरियड को समझ पाता है। और विजनरी व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा लीडर भी होता है, एक बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन भी होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है जो बात का देख सकता है। तो 16 लाख मेंबर्स में जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं वो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कहीं ना किसी कंपनी के अच्छे अच्छे लीडर्स के हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि अभी तत्काल समय के अगर हिसाब से बात करें तो क्योंकि प्री लॉन्चिंग में कंपनी कोई पे आउट रिलीज नहीं कर रही है और डेफिनेटली लॉन्च के बाद में जितना बड़ा आपका टीम स्ट्रक्चर रहेगा उस हिसाब से आपको पे आउट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके कारण कोई भी जो दूसरी कंपनी में लेट से कि कोई एग्जिस्टिंग एक बड़ा लीडर है तो वो अपना नाम जो है वो सामने नहीं लाना चाह रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे कंपनी के और दूसरी जो टॉप एमएलएम कंपनीज हैं उन टॉप एमएलएम कंपनीज के बाकी के जो अच्छे लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनके नाम देखने को मिलेंगे आगे आने वाले समय में, है ना। हमारे साथ में ही बहुत सारे इंडिया की नेशनल कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, सभी के टॉप लीडर्स जो है हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पैरेलल एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी उन्हें प्री लॉन्च में उस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं मिली थी वो अपॉर्चुनिटी उन्हें यहाँ पे मिल गई है। और मैंने इसके पहले भी बताया है कि प्री लॉन्च का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्री लॉन्च इतना आसान नहीं होता है मिलना, अगर होता है तो अगर जिस व्यक्ति को प्री लॉन्च मिला है वो या तो उस कंपनी के टॉप लीडरशिप फनल में शामिल होगा, उसके टॉप लीडरशिप क्लब का मेंबर होगा, अच्छी खासी इनकम उठा रहा होगा, अदरवाइज अगर उसने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं किया होगा तो वो फेल हुआ होगा। यही दो रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो प्री लॉन्च का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। ये जनरली ऐसा नहीं होता है, सिर्फ टॉप लीडर्स तक ही वो अपॉर्चुनिटी पहुंच पाती है। तो मेरा कुल बताने का मतलब यह है कि प्री लॉन्च के कारण बहुत सारे जो 16 लाख हमारे मेंबर्स बने हुए हैं तो उसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं। बस ऐसा है कि वो सभी अभी एकदम से सामने नहीं आ रहे हैं और एक जैसे ही लॉन्च हो जाता है, क्योंकि अभी वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जैसे ही लॉन्च हो जाता है लॉन्च के बाद में आपको इतने सारे चेहरे देखने को मिलेंगे जो किसी कंपनी में एक अच्छा खासा पे आउट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पैरेलल अपनी टीम यहाँ पे बिछा ली है और वो टीम को
जो है एटमी में अपना जो है करियर देखना चाहते हैं और अपनी टीम को आगे लेके जाने चाहते हैं। ओके, तो गाइज ये पहला एक कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बड़ा कारण जो बाकी की कंपनीज, दूसरी एमएलएम कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, उनके घबराने का कारण, उनके डर का कारण क्या है कि एक जो लीडर जो क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरे मार्केट में, पूरे डायरेक्ट सेलिंग जो इंडिया का मार्केट है और ग्लोबल मार्केट, इंडिया का मार्केट तो एक ठीक है, लेकिन मैं ग्लोबल मार्केट की बात, के मार्केट और ग्लोबल मार्केट में एटमी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ठीक है। और एटमी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं तो उस कारण से ये हो रहा है कि जो बड़े लीडर जिन्होंने अपना एक नेटवर्क, एक स्ट्रक्चर बना लिया है और वो बहुत फ्रीक्वेंट बड़ी इनकम ले रहे हैं और किसी कारण से वो वेट कर रहे हैं कि एटमी के मैनेजमेंट या एटमी के टॉप लीडर की तरफ से कोई एक टॉप पोजीशन का उन्हें ऑफर आएगा, और वो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एटमी में ये एथिक्स के अगेंस्ट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो वो सारे लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और वो सारा मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि उनके नीचे की जो डाउनलाइन टीम है वो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट टूट गया है। बस ऐसा है कि जिस टाइम से पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा वो लोग फुल टाइम यहाँ पे स्विच कर जाएंगे। सिर्फ अभी ऐसा है, उन्होंने टीम स्ट्रक्चर जो है खड़ा कर दिया है, ठीक है। और कुछ लोग छुपा के कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी ही डाउनलाइन में अगर काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी अपलाइन को जो है अप्रोच करके इस तरीके से टीम स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ। तो ये जो घबराहट बनी हुई है, ये घबराहट इसलिए बनी हुई है कि अगर जिस दिन एटमी लॉन्च हो जाता है उस दिन जो बना बनाया उनका टीम स्ट्रक्चर है वो एक साथ कोलैप्स हो जाएगा, एक साथ पूरा टीम स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, वो पूरा टीम स्ट्रक्चर गायब होके एटमी की तरफ आ जाएगा, राइट। और उसमें बहुत सारे लोग जो सालों से फेल आते होते हुए आ रहे हैं, उन्होंने देखा हुआ है एटमी में लीडर्स का सक्सेस रेशियो देखा हुआ है, उन्होंने ग्लोबल जो हमारे इंपीरियल्स के सेमिनार हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सारे देखे हुए, उन्हें पता है कि यहाँ पे एक ह्यूज सक्सेस रेशियो है और अपॉर्चुनिटी जिस टाइम पे मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी का महत्व सबसे ज़्यादा है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर किसी कंपनी का 2004 में मिली थी, किसी कंपनी को 1998 में मिली थी, तो वो प्री लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटी का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड वापस रिपीट होके नहीं आता है। तो कुल मिला के ये पूरा जो डाउनलाइन का स्ट्रक्चर है, पूरा डाउन टीम का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा गायब हो रहा है उनका, ठीक है। और लॉन्च के समय के बाद में ऐसा हो जाएगा कि वो अचानक से सारे के सारे लोग फुल टाइम स्विच कर जाएंगे और वो सारे लोग स्विच कर जाएंगे जो पिछली कंपनीज में या तो फेल हुए हैं या सालों से आ रहे हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या वो लीडर आएंगे जो सालों से काम करते आ रहे हैं, खुद तो कमा लिया लेकिन उन्होंने अपनी डाउनलाइन को नहीं कमा के दे पाए, या उनकी डाउनलाइन जो है वो अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई है या अच्छे पोजीशन पे नहीं है। तो ये सारे लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सारी कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ओके, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्टडी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए कि मेरी एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, ठीक है। अब आप समझिए जितना एक्साइटेड होके कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का वेट, अगर कोई नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का वेट इंडिया में किया जाता है, उतनी ही घबराहट एक जो एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपटीशन है उन सारी कंपनीज में होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कभी भी कोई बड़ा प्लेयर जब मार्केट में आता है तो वो उस मार्केट को डिस्टर्ब करके जाता है, ठीक है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल देके समझाऊंगा। जब फ्लिपकार्ट चल रहा था और जब अमेजोन ने अनाउंसमेंट ये दिया था कि अमेजोन इंडिया में आने वाला है, तो फ्लिपकार्ट ने अपने काम जो है बढ़ा दिए थे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ओला की बात करेंगे तो जब ओला चल रहा था और जैसे उसको पता चला कि उबर मार्केट में आने वाला है तो उसको पता चला था कि वो मेजर मार्केट कवर कर जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये तो मैं आपको कुछ रेयरेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टार्टअप्स इंडस्ट्री, क्योंकि मैं स्टार्टअप इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, तो मैं बहुत आसानी से उन सारी चीज़ों से रिलेट कर जाता हूँ। तो कभी भी कोई एक ऐसा जाइंट प्लेयर, उस इंडस्ट्री का जाइंट प्लेयर जब भी किसी मार्केट में आता है तो उस कंट्री के या फिर उस मार्केट के जो छोटे प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने उस मार्केट में अब तक जो है राज कर लिया था, वो उनमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। और रीज़न क्या हो जाता है कि जितना स्टडी एज ए लीडर उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके एटमी में जो फ्यूचर में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है उसको लेके कैलकुलेट नहीं किया रहा था, उतना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस सारी एग्जिस्टिंग कंपनी कर चुकी रहती है, राइट। वो कंपनी
आप वो कंपनी हम सभी लीडर्स के से ज़्यादा जो है अभी फ़िलहाल के टाइम पे एटमी के बारे में जानती है ना? वो जानती है कि इनकी यूएसपीज़ क्या है, वो जानती हैं कि इस कंपनी की पावर क्या है और वो अभी काफ़ी हद तक मैं ये भी बता रहा हूँ कि वो काफ़ी हद तक इसे कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे। बट मैंने आपको बताया हुआ कि ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम पे हो रही है 10 साल पहले की प्लानिंग थी, तो उन्हें वापस 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो कहीं से कहीं तक हर हर हाल में जो है हम लोग 10 साल आगे चल रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्टडी दुनिया की हर कंपनी करके रखती है, ठीक है। और यही है कि जिस टाइम पे कंपनी ने प्री लॉन्च अनाउंस किया ही था और इनफैक्ट नहीं भी की थी और कुछ लीडर्स जो है वो उसको प्रमोट कर रहे थे एटमी को इंडिया में, तो उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा हलचल जो है शुरू हो गई थी, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था इन फ्यूचर कि ये इतना बड़ा मार्केट जो है प्री लॉन्च में 16 लाख मेंबर्स को ही कैप्चर कर लेगी। लेकिन लोगों को ये ज़रूर पता था कि उन्होंने ग्लोबली जो हल्ला मचाया हुआ है, एटमी ने जो ग्लोबल अपना इम्पैक्ट डाला हुआ है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग मार्केट में, उसका जो असर है, उसकी जो गूंज है, वो कहीं ना कहीं इंडिया में डेफिनेटली सुनाई देगी, ठीक है। और जितना जाइंट प्रोफाइल है, जितना जाइंट इनका मैनेजमेंट है एटमी का, जितना जाइंट इनका विजन है ना, और उसके सामने कहीं पे भी कोई कंपनी, मैं तो बोलूँगा कि विजन भी बहुत छोटा छोटा जो है बाकी की सारी कंपनीज ने बना के रखा हुआ है। तो इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलने वाला है। और कभी भी ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो जो कंपनी है जो उस मार्केट में किसी तरीके से चल जाती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा डर पैदा हो जाता है। उन्हें पता रहता है कि मार्केट जो है वो पूरा उनके हाथ से खिसकने वाला है और मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट जो है वो बहुत ही कम टाइम में जो है एटमी के पास में आने वाला है। तो ये घबराहट बहुत ज़्यादा जायज़ घबराहट है। इसमें कोई इनफैक्ट अगर मैं भी कोई एक सर्टेन कंपनी का फाउंडर होता, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का फाउंडर होता, मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता, तो प्रैक्टिकली मुझे भी वो टेंशन होती, मुझे भी ये समझ में आता, मैं उस कंपनी पे उतना ज़्यादा रिसर्च कर चुका होता जितना शायद किसी लीडर ने उस पर रिसर्च नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उससे ज़्यादा काम करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो एक अच्छी खबर भी है कि बाकी सारी कंपनीज जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड पे बोलिए, चाहे आपको इन्हें कंपनसेशन प्लान पे काम करना हो, किसी भी चीज़ पे, जो भी चाहे प्रोफाइलिंग पे काम करना, तो सभी एंड पे, इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम पे, सभी एंड पे इनको काम करना पड़ेगा। और इसका पूरा इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होगी और बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम के हिसाब से प्रिपेयर होगी। ओके, अब मैं आपको एक कारण बताता हूँ। सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है क्वालिटी फॉर रिपर्चेज। रिपर्चेज का एक ही कारण होता है, रिपर्चेज का कारण ये नहीं होता है कीमत वाला प्रोडक्ट है। रिपर्चेस का एक ही कारण होता है कि व्यक्ति को जो है उसकी क्वालिटी पसंद आ गई है, ठीक है, तभी वो डेफिनेटली रिकमेंड करेगा। अगर आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव या किसी को भी रिकमेंड करोगे तो आप अच्छी चीज़ें रिकमेंड करते हो, आप ऐसी चीज़ें रिकमेंड नहीं करते हो जिन्हें वो एक टाइम यूज़ करने के बाद में दोबारा जो है उस प्रोडक्ट से या तो उसे कोई फ़ायदा ना हो या उसके कोई रिजल्ट देखने को ना मिले। तो आप क्या रिकमेंड करते हो? अक्सर क्वालिटी। तो क्वालिटी वाइज एटमी का ग्लोबली कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है और ये बात प्रूवन है। इंडिया में वैसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे लीडर्स ने यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद में भी जो मेगा मार्केट है, जब वो एक साथ वर्ड ऑफ माउथ देना स्टार्ट करेगा, जब वो एक साथ प्रमोट करना स्टार्ट करेगा और उस टाइम पे जब माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट होगी, तब आपको उसको ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये बात सारी के सारे एग्जिस्टिंग जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज है, उन सारी कंपनीज को बहुत अच्छे से पता है। और क्वालिटी सडनली किसी भी कंपनी की अचानक से नहीं इंप्रूव की जा सकती। कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जो लेट से यहाँ पे 10 साल से काम कर रही है, 5 साल से काम कर रही है या 50 साल से काम कर रही है, नो मैटर, 25 साल से काम कर रही है, नो मैटर, लेकिन जिस दिन एटमी आएगी उन्हें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मजबूरन वश ही सही, लेकिन किसी भी तरीके से इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को होगा। बट एनी हाउ उस लेवल का क्वालिटी स्टैंडर्ड किसी भी तरीके से मैच नहीं किया जा सकता है जो एटमी दे रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब गाइज एक सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट आता है वो आता है कस्टमर सक्सेस को लेके। एटमी बहुत ज्यादा कस्टमर सक्सेस सेंट्रिक कंपनी है। कस्टमर सेंटर सक्सेस सेंट्रिक क्या होता है, आपको मैं सबसे पहला दिन लेके जाता हूँ जिस दिन आप सोचिए कि एमएलएम हिस्ट्री में आया ही नहीं था। एमएलएम जो है भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करता था या ग्लोबली एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम एमएलएम जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था, वो एमएलएम कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया था ताकि उस टाइम पे कोई लीडर नहीं हुआ करते थे। आप फर्स्ट डे सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए आप जो पहला दिन रहा होगा, डायरेक्ट सेलिंग का पहला दिन रहा होगा, तो तब डायरेक्ट सेलिंग में जो भी व्यक्ति आया होगा तब उन्होंने जेन्युइनली प्रोडक्ट रिकमेंड किया होगा।
एटमी वही जो पुराना फर्स्ट डे का जो कल्चर है उसको पूरा जो एटमी में बोला जाता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री जो है वो रिक्रिएट करने वाले हैं, हम लोग दोबारा जो है इतिहास रखने वाले हैं, है ना, और एक नई डेफिनेशन देने वाले हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि उस समय में जो कस्टमर्स हुआ करते थे फर्स्ट डे पे, जब नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है बनाया गया होगा, तो वो एक नॉर्मल कंज्यूमर होते थे, एक प्रोडक्ट यूज़ करते थे, उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते और तो उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते थे। ये डायरेक्ट सेलिंग का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपने सुना है उस टाइम, कभी भी आप सोच के देखिएगा उस टाइम पे कोई लीडर नहीं हुआ करता था। फिर हो सकता था कि उन्हीं में से कस्टमर्स में से कुछ लोग निकल के एक टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते थे और वो जो है ग्रुप को, एक नेटवर्क को लीड किया करते थे। लेकिन सबसे जो उनकी सोल प्रॉपर्टीज थी, जो उनकी प्योरिटी होती थी, वो होती थी कि वो एक कंज्यूमर हुआ करते थे, वो लीडर कभी नहीं थे। ठीक है, तो एटमी भी कस्टमर सेंट्रिक जो है कंपनी है। तो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होने का मतलब क्या हुआ है कि इन फ्यूचर जितनी भी यहाँ पे सक्सेस स्टोरी, इनफैक्ट आप अपनी करंट स्टोरीज भी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे एटमी की, वो सारी की सारी करंट सक्सेस स्टोरीज सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स की है, उनमें लीडर्स या प्रोफेशनल्स बहुत कम है। तो यहाँ पे सिर्फ वो सक्सेसफुल नहीं होंगे जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, सिर्फ वो सक्सेसफुल नहीं होंगे जो बहुत अच्छा पिच कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा स्टेज होल्ड कर सकते हैं, ये सारे लोग नहीं होंगे। यहाँ पे एटमी का फोकस क्या है? एटमी का फोकस है वो नॉर्मल कंज्यूमर जो डायरेक्ट सेलिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया है, उसे अपनी प्रोडक्ट के दम पे भरोसा दिलाया जाए, उस प्रोडक्ट के दम पे उसे ये बताया जाए कि उसके पास में एक पैरेलल अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को वो दूसरे लोगों को बता के रिकमेंड करके, उन्हें बेचना नहीं है, रिकमेंड करना है, राइट। एटमी प्रोडक्ट सेलिंग के सपोर्ट में बात नहीं करता है, एटमी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के सपोर्ट में बात करता है। तो अगर आप जैसी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोरिया में देखा होगा, अभी के समय पे कोरिया में मैक्सिमम जो लीडर्स हैं, या अगर आप कोरिया की सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, या फिर बाकी के जो भी रॉयल मास्टर, हमारे क्राउन मास्टर हैं जो अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन सभी में देखिएगा मैक्सिमम 60 to 70% लोग जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल्स हैं। वो ऐसे लोग हैं, या तो कोई हाउस वाइफ है, या फिर कोई एक जनरल आदमी है। इनफैक्ट मैंने एक स्टोरी सुनी थी ऊबर कैब ड्राइवर की, ठीक है, तो वो ऊबर कैब ड्राइवर है अभी फिलहाल, जो है शायद क्राउन मास्टर है। तो कुल मिला के मैक्सिमम जो सक्सेस स्टोरीज आई हुई हैं वो ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जो डायरेक्ट सेलर के कोई लीडर नहीं रहे हैं। और यही चीज़ ज़रूरी है गाइज, यही चीज़ ज़रूरी है अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग का इंटायर माइंडसेट चेंज करना है, इनफैक्ट भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर सक्सेस पे फोकस किया जाए। एक कंज्यूमर जो प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, उस प्रोडक्ट के दम पे वो किस तरीके से जो है सक्सेस अचीव कर सकता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं गाइज करंट नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स क्या है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने एक सर्टेन कुछ लिस्ट आउट की हैं जिन्हें जो कंपनी के किसी भी इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स हैं, 15 साल 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस जो रखते हैं, वो हमेशा मुझे फ़ोन लगाने के बाद में ये सारी बातें किया करते हैं, हमेशा बातें किया करते हैं, और उन सभी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो है एटमी। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है गिविंग बेनिफिट टू टॉप लीडर्स ओनली। जो मैक्सिमम कंपनीज हैं, सारी कंपनीज की तो बात नहीं करूंगा, बट मैक्सिमम कंपनी, इनफैक्ट 98 to 98% जो कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज, वो अपनी टॉप क्रीम पे फोकस करती हैं, टॉप लीडरशिप पे फोकस करती हैं, और उनके लिए कस्टमर सक्सेस जरूरी नहीं है। तो उनके लिए कौन जरूरी है? जो उन्हें ज्यादा सेल्स दिला सके, जो उन कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर सके। ठीक है, और एटमी इस तरीके से काम नहीं करता है ना। और यही कारण है कि जो बाकी की सारी कंपनीज हैं वो लीडर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, एटमी का फोकस लीडर्स पे बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली लीडर बैकबोन है, नो डाउट बैकबोन है। अभी इंडस्ट्री इस तरीके से इवॉल्व हो गई है कि लीडर्स का मेजर रोल है उस चीज़ में, बट लीडर सेंट्रिक कंपनी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो सारी कंपनीज का भी करंट प्रॉब्लम है वो है यूनिवर्सल एजुकेशन का। अभी सारी टीम के जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडियन मार्केट में काम कर रही हैं, उसमें सभी टीम के अपने अपने एजुकेशन सेंटर हैं, अपने अपने एजुकेशन के तरीके हैं, अपने अपने समझाने के तरीके हैं। इस चीज़ के चक्कर में प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम क्या होता है। जब भी कोई एक व्यक्ति किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो वो कभी ये शायद अगर नया रहता है तो वो ये जज नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है कि मुझे एक सही टीम में जाना चाहिए, प्रोफेशनल टीम में जाना चाहिए,
इन सारी चीज़ों के बारे में उतने उसमें अवेयरनेस नहीं होती। वो सिंपली देखते हैं कंपनी प्रोफाइल अच्छा है, सब चीज़ अच्छी, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो कंपनी से जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी से जुड़ना जो है उसका क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करता है कि वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। एटमी में ये है कि जिस दिन अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो तो उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करके देखिए, आपको ह्यूज सक्सेस मिलेगा, राइट। और यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ है कि एटमी में सभी लीडर्स के लिए जो एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया हुआ है एजुकेशन का, वो ये है कि हर व्यक्ति को हर समान एजुकेशन मिलेगा। लीडर्स के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम और बाकी नॉर्मल व्यक्तियों के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम, ये कोई तरीका नहीं है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम दिलाने का। और डेफिनेटली टीम की अलग अलग एजुकेशन सिस्टम है, वो डेफिनेटली होता है। बट जो भी एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है एटमी से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। इसके बाद में सबसे बड़ा जो एक मेजर प्रॉब्लम आता है गाइज, वो आता है मैंडेटरी मंथली परचेज का, ठीक है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंडेटरी किया गया है, कंपलसरी है। मेरे पास में बहुत सारे लीडर आते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे 5,000 रुपये का एनी हाउ सामान परचेस करना पड़ता है, अदरवाइज जो है मेरी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, या आईडी टेम्पररी जो है पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं होती। तो दोनों मिला के कुल मिला के वही कंडीशन हो गई है। तो आपने मंथली बाउंडेशन डाल दिया है कि अगर आपने इतना नहीं खरीदा तो जो है आप पे आउट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है, ये फोर्सफुली कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। और मैंने बताया कि जब एमएलएम की शुरुआत हुई होगी विश्व में या भारत में, तब ये सारी चीज़ें नहीं रही होंगी। ये सारी चीज़ें कंपनी के थ्रू पैदा की गई हैं, अलग अलग छोटी छोटी बड़ी कंपनीज जो आई हैं उन कंपनीज की थ्रू पैदा की गई हैं, राइट। तो एटमी में ऐसी कोई मंथली कंपलसरी परचेस की कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एटमी में रीपर्चेज नहीं होता है। रीपर्चेज होना और मैंडेटरी मंथली परचेज होने में फ़र्क है। रीपर्चेज होता है क्योंकि क्वालिटी इतनी सुप्रीम है कि एक बार व्यक्ति, अभी मेरे पास में कुछ समय पहले ही एक लीडर का कॉल आया था, और उन्होंने बताया था कि सर मैंने एक टाइम बस कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स मंगा के अपने कुछ जो क्लोज वंस है उनको दिया था, आज तक वो लोग उस प्रोडक्ट के लिए वापस डिमांड कर रहे हैं कि कितने जल्दी जो है हमको वापस प्रोडक्ट मिल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब जो नेटवर्क मार्केटिंग आने वाली है वो प्योर क्वालिटी लेके आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग का जिस पर्पज से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, राइट। इसके बाद में एक मेरे पास में बहुत जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, प्रेशर फॉर बल्क ऑर्डर टू अपग्रेड द रैंक। ये मेरे पास में एक बहुत इंटरनेशनल कंपनी, एक टॉप इंटरनेशनल कंपनी के एक बहुत बड़े लीडर का कॉल आया था। उन्होंने ये बोला था कि उनके पास में करीब करीब 25 लाख का स्टॉक उनको होल्ड करना पड़ा था रैंक अपग्रेड करने के लिए। तो ऐसा कोई प्रोविजन जो नहीं है, और इनफैक्ट ये कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट भी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की कंडीशन पढ़ेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि बल्क परचेजिंग को प्रमोट नहीं करना है, राइट। बल्क परचेजिंग को प्रमोट नहीं करना है, मतलब अपलाइन फोर्स नहीं कर सकती है डाउनलाइन को बल्क परचेस करने के लिए, राइट। तो और ये जो था, ये बहुत सारे जो नए लोग जुड़ रहे हैं या नए नेटवर्कर्स जुड़ रहे होंगे, तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि जनरली जो भी रैंक्स होती है, रैंक आपको अपग्रेड करनी पड़ती है, लेवल अपग्रेड करने पड़ते हैं, तो आपको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास में ये सर्टेन इनकम आ रही है। तो उस इनकम को दिखाने के लिए लोग ये करते थे कि बल्क में परचेस कर लेते थे ताकि वो रैंक क्वालिफाई कर पाएँ। तो एक तरफ वो बहुत ज़्यादा कर्जे में जाते थे, और दूसरी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ इस चीज़ का करते थे कि हम बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे चेक्स आ रहे हैं, राइट। इसके बाद में पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, इससे पूरी इंडस्ट्री परेशान है। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इससे परेशान है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से परेशान है कि पुअर जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा, जिन्होंने बिजनेस किया है, जो सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की बहुत अच्छे से परख है। वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितनी ज़्यादा डेंजरस है ये रीपर्चेजिंग के लिए, ठीक है। रीपर्चेज कभी नहीं होगा अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो, ठीक है। लेयर्ड कंडीशनल प्लान, गाइज कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब भी किसी सिस्टम का पार्ट बनता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का पार्ट बनता है, तो उसका सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्लान होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्लान होने का मतलब होता है, मैं आपको एक बहुत बड़ी कंपनी के एक बहुत बड़े लीडर जो बहुत अच्छी इनकम बना रहे हैं उनका स्टेटमेंट बताता हूं। उन्होंने अपने एक वीडियो में ये बात बोली थी कि सर, हम लोगों को तो जो पहले दिन बिजनेस प्लान या कंपनसेशन प्लान बताया जाता है वो तो सिर्फ एक झलक होती है। जब हम लोग इसे इन डेप्थ में समझते हैं, ठीक है, तब पता चलता है कि अंदर कितनी लेयर्स हैं या कितनी कैलकुलेशन। ये स्टेज पे उन्होंने ये बात कही थी, तब हम लोग सीखते हैं और तब हम लोग जो है लोगों को बताना सीखते हैं। और हो सकता है कि साल लग जाए, 1 साल समझने का कि उसके प्रोडक्ट की कंडीशंस क्या हैं।
इतने प्रोडक्ट की कंडीशन, इतने प्लान की कंडीशन और ये सारी चीज़ें उसमें उलझी हुई रहती हैं कि अगर आपने सर्टेन एक लेवल क्रॉस किया, फिर एक सर्टेन कोई क्राइटेरिया लगा दिया जाता है कि नहीं ये था, अगर आप ये कर किए होते तो तब ये पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए आप एलिजिबल होते। तो इस लेयर्ड कंडीशनल प्लान के चक्कर में क्या होता है, कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर टूट जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसे ऐसा लगता है कि मेरे लिए शायद ये उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है। और अगर गलती से कोई लीडर पैसा बना भी ले तो जो डाउनलाइन का स्ट्रक्चर है, जो नीचे का स्ट्रक्चर है, वो पैसा नहीं बना पाता, और जैसे वो पैसा नहीं बना पाता है तो सिर्फ एक ही लीडर की आपको सक्सेस स्टोरी मिलती है, रहती है हमेशा एक ही लीडर की आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेगी। ठीक है, अब ये लेयर्ड कंडीशनल प्लान का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया। एटमी काइंड ऑफ जीरो कंडीशनल प्लान पे काम करता है। एटमी में अगर आप अच्छे से उस प्लान को एलेबोरेट करेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब आप मंथली परचेजिंग की कंडीशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन नहीं है, किसी भी टाइप की कोई कंडीशन नहीं है जिस कंडीशन पे फंसने वाली जो पोजीशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर को झेलनी पड़े। ठीक है, इसके बाद में एक बड़ा चैलेंज जो आता है वो पॉइंट आता है गाइज, फेथ इन कंपनी एंड मैनेजमेंट। जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है, देखिए कोई भी कंपनी, जैसे अभी जो एटमी के फाउंडर हैं मिस्टर हनगिल पार्क, तो अगर आप 2019 में उन्होंने जो है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो है मेंबर बने थे। तो कोई भी जो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। जैसे इंडिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, आईडीएस है। इसी तरीके से ग्लोबल है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो उसके जो चेहरे होते हैं, उस मेंबरशिप के जो चेहरे होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी में अगर कंपनी किसी भी कंट्री में काम कर रही है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर उनके फाउंडर उस कंपनी का पार्ट हैं तो इट मीन्स कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। अब मैक्सिमम जो कंपनीज इंडिया में स्टार्ट होती हैं अचानक से, तो आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी पिछले कोई बैकग्राउंड नहीं होते। अगर आप फाउंडर की ही प्रोफाइल निकाल के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाउंडर बहुत ज़्यादा कर्जे पे है। या आप उस कंपनी का ही पुराना प्रोफाइल निकाल के दे देंगे जिन कंपनी से वो एसोसिएशन या कर्जे भी जो कनेक्शंस भी दिखाते हैं, तो पता चलेगा कि आपको वो कर्जे में डूबे हुए हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, फेथ नहीं बन पाता है। और फेथ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंपनी में फेथ नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप किसी को रिकमेंड करोगे और जब आपका एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, तो बड़ा नेटवर्क बनने के बाद में आपकी फेस वैल्यू खराब होती है। अगर वो कंपनी करप्ट निकली या कंपनी बंद हो गई या कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने समझी है मार्केट की, तो वो है पे आउट जो है टाइम पे नहीं मिलता है। पे आउट टाइम पे नहीं मिलता है। पे आउट क्यों टाइम पे नहीं मिलता है? क्योंकि कैश फ्लो मैनेजमेंट एक आर्ट है, जिसके कारण इनफैक्ट मैं भी मार खाया हूँ मेरे कुछ बिजनेसेस में। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। आपको जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना ऑपरेशंस में खर्च करना है, कितना मार्केटिंग में, सैलरीज में क्या जाना है, ये सारी चीज़ें जो है ये एक आर्ट है। ये इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है। तो कुल मिला के ऐसा होता है, उस सारी चीज़ों के मैनेज ना होने के चक्कर में पे आउट जो है वो नहीं निकल पाता है। क्योंकि अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर के पे आउट ही रिलीज कर दिए तो वो बाकी की चीज़ें मैनेज नहीं कर। दूसरा जो एक प्रॉब्लम आता है वो आता है कि अगर उन्होंने सारे ऑपरेशंस, मार्केटिंग और जो है ऑफिस एक्सपेंसेस ही बेयर कर लिए तो वो पे आउट रिलीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये चैलेंजेस मैं क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि मैंने 2010 में जो है ट्राई किया था एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में काम करके उस चीज़ को समझने का, बट किसी तरीके से हैंडल नहीं हो पाया। ठीक है, तो बाय द वे इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेगुलर आउट ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो जाता है, जब एक डिस्ट्रीब्यूटर काम करना स्टार्ट करता है और सोच के ये स्टार्ट करता है कि मैं इसे एज ए करियर स्टार्ट करूँ, मैं एज ए करियर काम करूँगा, तो वो कभी ये नहीं देखता है कि मुझे मंथली इतनी इनकम बनानी है। एक विजनरी लीडर जो होता है वो हमेशा टॉप उसकी रैंक के लिए फोकस रखता है और हमेशा उस पर ध्यान देता है। उसके लिए अगर वो मेहनत इतनी कर देता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है प्रोडक्ट की, और वो डिमांड को जो है कंपनी फुलफिल नहीं कर पाती। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कंपनी की बैकिंग, कंपनी का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी की क्या फाइनेंशियल बैकिंग कितनी स्ट्रांग है कि अगर उसको ऑन स्पॉट एक बड़ी इन्वेंट्री जो है स्टॉक करने की ज़रूरत पड़ रही है या उसका प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो कर पाए। ठीक है, और एटमी में आप देख सकते हैं कि एटमी कोई एक छोटी कंपनी नहीं है। एटमी का बैकग्राउंड कोलमार और केरी जैसी मेजर दो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और इनके पास में इन्वेंट्री का लो होना मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। अगली चीज़ है गाइज, इसके बाद में ओवर कमिटमेंट। क्या होता है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है, मैक्सिमम लोग
जो मैक्सिमम तरीके होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के प्रमोट करने के, वो ओवर कमिटेड होते हैं। ओवर कमिटेड मतलब जो प्रोडक्ट जिस पर्टिकुलर पर्पज से बनाया गया है उस चीज़ को छोड़ के वो बाकी की सारी चीज़ें हाईलाइट करते रहते हैं, और एटमी में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आप बेच तो देते हैं प्रोडक्ट एक बार, लेकिन अगर आप उसकी रिकरिंग इनकम चाहते हैं, मंथली इनकम चाहते हैं, तो वो शायद आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि मंथली, ईयरली या पेड रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, मंथली, ईयरली रिन्यूअल या फिर पेड रजिस्ट्रेशन जो है वो एटमी में बिल्कुल भी नहीं है, वो ज़ीरो है। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज जो है इस चीज़ का दावा करती हैं कि कोई मंथली रिन्यूअल नहीं है, लेकिन अगर आप उस प्लान में घुस जाते हैं तो वो घुसने के बाद में उसकी हिडन कंडीशंस जो हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि लेयर्ड हिडन कंडीशन होती है, वो सारी कंडीशंस निकल के आती हैं और वो बोलते हैं कि इसमें आपको मिनिमम इतना रिन्यूअल नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो परचेस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पेड रजिस्ट्रेशन, फ्री रजिस्ट्रेशन के नाम पे हो सकता है कुछ कंपनी अलाउ करती हैं, बट जैसे ही आप इनरोल कर जाते हैं, इनरोल करने के बाद में कोई नई कंडीशन आ जाती है। एटमी में ये कंप्लीटली नहीं है। ठीक है, फिर दुनिया के जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में काम कर रही हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज 98 to 99% कंपनीज जो हैं वो कॉपीड प्रोडक्ट्स बना रही हैं। कॉपीड प्रोडक्ट्स मतलब बाबा रामदेव का एग्जांपल दूंगा, जैसे एफएमजीसी के उन्होंने प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं तो वो लेबोरेटरी पर रेडी नहीं किए गए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एफएमसीजी के एग्जिस्टिंग जो टॉप ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी को प्लस माइनस करके, उनकी इंग्रेडिएंट को प्लस माइनस करके, उनकी प्राइसिंग को प्लस माइनस करके जो है बनाए गए हैं। सेम जो फॉर्मूला है वो सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो यूज़ करती हैं। तो एटमी में ऐसा नहीं है। एटमी के सारे प्रोडक्ट जो हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट है। एक सिंगल प्रोडक्ट, अगर हीमोहिम की बात करोगे तो 8.5 साल की रिसर्च के बाद में वो प्रोडक्ट क्रिएट किया गया है। डेडिकेटेड रिसर्च टीम बैठाई ली गई थी 15 साइंटिस्ट की, और बहुत सालों के बाद में आपने दुनिया में कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा जिसपे 8.5 साल रिसर्च लगाया हो? डायरेक्ट सेलिंग में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इतने रिसर्च के बाद में जो है वो आया हो। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम है करंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, और इन सभी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो है एटमी। तो इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन है एटमी, और हर किसी क्योंकि जितना रिसर्च हम लोगों ने किया हुआ है, हम एज अ लीडर, हम लोगों ने एज अ प्रोफेशनल जितना रिसर्च एटमी पे किया हुआ है, उससे 1000 गुना ज़्यादा रिसर्च करंट सारी कंपनीज जो चल रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में, नो मैटर दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, बट उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया हुआ है और उन्हें पता है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो कम्प्लीटली एटमी का है, और उस कारण से वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन पे बने हुए हैं। राइट, तो आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मैंने काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो कवर अप करने की कोशिश किया हूँ इसमें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ कि क्या रीज़न है, और यही कारण है कि आपको अगर इसकी जो ये मिलती, और यही कारण है अगर आप जो देख रहे होंगे कि मार्केट में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस आती हैं, या फिर एटमी को लेके जो है अपोज किया जा रहा है, या एटमी को लेके आप बोल सकते हैं कि कुछ लीडर्स ने एंटी कैंपेनिंग स्टार्ट कर रखी है। तो गाइज कोई भी चीज़ जो बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, डेफिनेट सी बात है उसका होगा ही होगा, और उस चीज़ का अपोज किया जाता है। ठीक है, और यही एक रीज़न है जो एटमी के साथ में भी हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों के लॉजिकल रीज़न समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये वीडियो जो है पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए बनाया हुआ है, ताकि आप अपनी डाउनलाइन, अपनी टीम को समझा सकें इस वीडियो के माध्यम से कि वो किस सिस्टम, किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और सबसे अच्छी बात जो है वो जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो करती है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एथिकल कंपनी होने की बात, और ये बात वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप मेंबर्स ने और टॉप जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके फाउंडर ने, उनके सीईओ ने भी कही है एटमी के बारे में। राइट, तो इससे ज़्यादा प्राउड वाली बात कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज में जो लीडर्स के काम करने का तरीका है वो मैंने बताया है। लीडर्स को सभी प्रमोशन के लिए सारे उनके तरीके से चलने के लिए छूट दी गई है, बल्कि जबकि एटमी में जो है इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता है। एटमी बहुत हद तक सारी चीज़ों पे ध्यान देती है कि कोई भी गलत एक्टिविटी जो है किसी भी लीडर के थ्रू ना हो, और बहुत सिस्टम के थ्रू काम हो। भले थोड़ा सा लेट समय लगे, बट हम लोग ईमानदारी से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट दे सकें। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हुई। मैंने कोशिश किया इन डिटेल इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की। इन केस गाइज आप में से जो भी व्यक्ति हमारी टीम के साथ में एसोसिएट होना चाहता है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, स्मार्टेस्ट और वेरी विजनरी टीम है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी, और अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।
और थैंक यू सो मच गाइज। ये था मेरा एक क्विक वीडियो और आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और इसकी जो भी फीडबैक है आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच और थैंक यू।